फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू कीर्ति ग्रेस ब्लॉग। आप सबको कीर्ति ग्रे के इस ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। फ्रेंड, वीडियो बहुत लेट से डाल रहे हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था और मैं ठीक होने के बाद भी मेरे को वीकनेस लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक के ही डालते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आज हो गया, आज तो डालेंगे ही, अब मैं कंटिन्यू भी रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट मेरी कहानी मेरी जुबानी पार्ट 6 मैंने कहा था आपके समझ। आज मैं मेरी कहानी मेरी जुबानी का पार्ट 7 प्रस्तुत कर रही हूँ। फ्रेंड, इसके पहले बता दूँ कि फ्रेंड, न्यू व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और ओल्ड व्यूवर्स कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, इसीलिए आशा करती हूँ कि न्यू व्यूवर्स ज़रूर करेंगे। और जो भी आज तक सब्सक्राइब आ रहा है, इसके लिए काफ़ी सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद कहना चाह रही हूँ कि मेरा सब्सक्राइब अच्छा ही हो रहा है पहले से। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने बताया था कि मैं बीमार रहने लगी थी और प्रेशर फ्रैक्चुरेट हो रहा था, और मेरे ट्यूशन्स वगैरह भी दो ट्यूशन्स मिल गई थी आराम से। तब भी तकलीफ़ तो था ही, पूरा पैसा नहीं होता था, चल रहा था, फिर भी मांगना नहीं पड़ता था, और मांगने से भी कौन देता फट से। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा फ्रस्ट्रेट तकलीफ जैसा था, तो मैं सोची चलो पढ़ा के भी आते हैं। और मेरे पास उस वक्त मोबाइल दो रहा करता था, दो, और प्रिंसिपलशिप में थे, तो उस वक्त पैसा था अच्छा, और मैं नहीं, दो मोबाइल मेरे पास था। मैंने उस दिन सोचा कि चलो आज एक मोबाइल मैं सेल कर देती हूँ, मोबाइल स्टोर में बेच दूँगी, और इससे मेरा आराम से चल जाएगा, पैसे का किल्लत भी दूर हो जाएगा। ये सोच के मैं अपने घर से उतरी, 4 तल्ले से उतरी। उतर के मैं मोबाइल शोरूम में गई। मोबाइल शोरूम में जाकर मैंने अपना मोबाइल जो बेचना था मुझे वो दिखाया, और मोबाइल के स्टोर में मैं काउंटर में बात कर रही थी, तभी मेरे लेफ़्ट साइड ऑफ माय बॉडी झिन 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 करने लगा, और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, झिन झिन कर रहा था। तब मैंने वो काउंटर बॉय से मैंने बोला कि पता नहीं मेरे ऐसे झिन झिन हो रहा है, अजीब लग रहा है मेरे को, मैं बेहोशी तो नहीं था, लेकिन लेफ़्ट साइड वन साइड झिन झिन कर रहा है। तो उसने मुझे पूछा कि मैडम आपको प्रेशर है? मैंने बोला हाँ, प्रेशर फ्रैक्चुरेट तो हो ही रहा है मेरा। तब उसने बोला मैडम आप बैठो सोफ़ा पे, और उसने मुझे सोफ़ा में बैठा के बहुत तेज़ से वो जोड़ कर दिया, एसी का वोल्टेज बढ़ा दिया, और तब भी मेरा झिनझिन कर रहा था। तब मैं सोची, बहुत देर बैठ गई थी, अब मैं सोची कि मैं चलो निकलती हूँ। तब उन लोगों ने बोला नहीं, आप अकेले मत निकलिए, आप फ़ोन कीजिए घर में। तब मैं तो अकेली रहती थी, तब मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं। मैंने दीदी के लड़के को फ़ोन किया, बेचारा आया मेरे लिए, वहाँ दौड़ता हुआ आया, और मेरे को लेके उसने फिर पड़ोस के हॉस्पिटल में ले गया। पड़ोस के हॉस्पिटल में सब कुछ बताया, और उन्होंने मेरा प्रेशर चेक किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, 3 डेज़ ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, ये स्ट्रोक है। तो फ्रेंड, इस अवस्था में तो क्या कर सकते थे, हमें रहना ही पड़ा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। 3 डेज़ होने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे ही मेरा सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन किया तो उन्होंने बोला कि ब्रेन में क्लॉट है, ब्रेन में बहुत सी जगह नर्व्स फटा हुआ है। तो सीटी स्कैन से उन्होंने बताया, और 3rd डे मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को डिस्चार्ज दे दो, दवाई ववा देकर। तो हाँ, डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया और दवा वगैरह दिया। मैं दवा वगैरह लेके, बड़ा भैया आया जब मेरा डिस्चार्ज हुआ, तो उसने मुझे अपने लेके अब मेरे घर में ही मेरे को पहुंचा दिया, और उसने रिक्वायरमेंट को रख दिया मेरे पास। और उसके बाद मैं रह रही थी, किंतु बाद में सबका डिस्कशन हुआ, सबने बोला कि सीटी स्कैन से पता नहीं चलता है, एमआरआई करना जो बहुत ज़रूरी है, तब एमआरआई में पता चलेगा। सबका घर में सबके ने दीदी, जीजा जी और भाई, बड़ा भाई, सबसे बात किया। तब उन लोगों ने बोला कि एमआरआई करना होगा, तो मुझे नेक्स्ट कहीं उन्होंने ठीक किया गया था, मुझे एमआरआई कराया करने हम लोग गए। एमआरआई कराए तो
करा के आए, उसके बाद दूसरे डॉक्टर चेंज हुआ तो मेडिसिन चेंज हुआ, मेडिसिन चेंज होने पे मेरे को बहुत तकलीफ़ होने लगा तब, बहुत तकलीफ़ होने लगा। उसके बाद तो प्रेशर तो था ही, उसके बाद मुझे बिल्कुल डर लगता था। मैं घर में बिल्कुल अकेली नहीं बैठ सकती थी, मुझे परेशानी होता था, बेचैनी होता था, मुझे हमेशा टहलते रहना पड़ता था। खाना भी कभी अच्छा लगता था, कभी नहीं लगता था, बड़ा अजीब सा हो गया था। और नींद भी नहीं आता था, बिल्कुल मेरे को डर लगता था। मुझे को इतना डर लगता था फ्रेंड्स उस वक्त, कि मैं अपने पड़ोसियों के दरवाजे पे जाके बोलती थी चलो मेरे साथ थोड़ा बैठो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे तो मैं प्रिंसिपल से जब बाहर थी तब भी मैं अकेली रहती, लेकिन इस वक्त मेरे को काफ़ी डर लगता था और कोई साथ भी नहीं दे रहा था। तब मैंने एक दिन, और मेरे को तकलीफ़ भी होता था, लेकिन ऐसी तकलीफ़ होती थी जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, बेचैनी होता था। तब मैंने बड़े भाई को बोला लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, और उस दिन मैंने मेडिक्लेम का पूरा पेपर्स निकाल के अलमारी के ऊपर रख दिया था और उसको फ़ोन किया था बड़े भाई को कि तुम आओ। वो बेचारा आया, ऑफिस से इवनिंग में आया, और मैंने उसको बता दिया कि मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लगता है कुछ हो जाएगा मुझे। तो मैंने बोला कि देखो यहाँ यहाँ पे है मेडिक्लेम्स का पेपर, अगर कुछ होता है तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, मैंने उसको समझा दिया था। फ्रेंड, उस दिन रात को सचमुच मुझे बहुत डर लग रहा था, परेशानी हो रहा था, और ऐसे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाना खाना बिस्किट तक नहीं खा पा रहे थे। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि किसी को परेशान ना करूं। रह जाते फिर रहते रहते पता नहीं, मैंने रात को 3 बजे मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगा, तब बड़े वाले भाई को फ़ोन किया कि मुझे अब लगता है मैं नहीं बचूंगी, आ जाओ। आ जाओ आप लोग, देखो अब क्या होता है। तो बोला इतनी रात को कोशिश करो ठीक से रहने का, हम आएंगे। फिर क्या करते, सुबह जब सुबह मतलब 2:30-3 बजे रात को फिर मैंने बेचैनी से इधर उधर घूमी। फिर पड़ोसियों को मैंने बोला कि लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने घर दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया, उन लोग को बता दिया था कि मैं ऐसे बंद करके रखती हूँ, अगर मुझे कुछ हो तो तुम लोग देख लेना। फ्रेंड, सचमुच मैं रात को पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई, और मुझे कुछ पता नहीं। अब मुझे पता ही नहीं अब मेरा इन लोगों ने मुझे कैसे क्या किया, कैसे, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैंने डायरेक्ट जैसे किया था कि मेडिक्लेम के पेपर यहाँ है, इसके बाद मेरे को इस हॉस्पिटल में ले जाना। मेरा मेरा जब आँख खुला तो मैं आईसीयू में थी, और आईसीयू में थी, और मैं पता चल गया कि हाँ मेरे को हॉस्पिटल में लाया गया, किंतु कब लाया गया, कैसे लाया गया, कुछ पता नहीं चला। किंतु हाँ, उन लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस में मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए। दीदी का लड़का और बड़े भाई ने लेके एडमिट कर दिए। एडमिट होने के बाद जब मेरा होश आया तो मुझे डॉक्टर पूछता है कि आप अपना नाम बताओ पहले। तब मैंने अपना नाम बताया। तब मैंने बोला, मेरे को पैसे की बहुत चिंता था कि बहुत ज़्यादा आईसीयू में पैसा लगेगा। तब मैंने डॉक्टर को तुरंत बोली कि नहीं नहीं, मेरे को आईसीयू से नहीं हटाओ, ये आईसीयू लग रहा है, आईसीयू से मुझे निकालो, मैं ठीक हूँ। तब डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन हैमरेज हुआ है आपका, आपके ब्रेन में काफ़ी क्लॉट आ गया है आपका, और आपका मेमोरी सही है, ये गॉड, थैंक गॉड कि आपका मेमोरी है। आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्लॉट है, ब्लड का क्लॉट जम गया है। फ्रेंड, इसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला जो है सो है, अब मुझे आईसीयू से निकालो फर्स्ट। तो उन लोगों ने मुझे आईसीयू से निकाला। मेरी डॉक्टर एक डॉक्टरनी थी, वो बहुत अच्छी थी। उसने आईसीयू से निकालने के बाद मुझे नीचे दूसरे ऑर्डिनरी बेड में ले गए। वो मेरे पास आके काफ़ी देर बैठ के मुझसे बातें करने लगी, और मुझे बहुत समझाया उसने कि लगता है तुम ज़्यादा टेंशन कर ली हो, इसीलिए ये सब हो रहा है, अपने को क्वाइट काम रखो, ब्रेन को ज़ीरो में रखो। उसने बहुत मुझे समझाया। और फ्रेंड, और सचमुच मुझे खाने में भी उन लोगों ने कुछ नहीं दिया उस वक्त। उसमें सिर्फ चावल, उबला हुआ एकदम गीला चावल नमक के साथ देते थे, और वैसे खिला के उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 7 डेज़ मेरे को हॉस्पिटल में रखा। 7 डेज़ हॉस्पिटल में रखने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोलती थी कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने आती हूँ, और वो मेरे बेड के पास चेयर लगा लेती थी, स्टूल लगा लेती थी और बैठती थी, और मुझे बोलती थी कि हमेशा ब्रेन को जीरो में रखो, अगर जितना सोचोगी तो तुम अकेली हो,
अकेले आदमी को स्ट्रांग होना पड़ता है। उसने मुझे बहुत समझाती थी। और उसने एक दिन मुझे बोला कि मैं तुम्हें मेडिसिन से ज़्यादा तुम्हें काउंसलिंग कर रही हूँ, क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। बोले ये बात नहीं है, ये काउंसलिंग है। और हर चीज़ को समझे, नहीं तो अगर अलग से तुमको काउंसलिंग करने के लिए फिर तुम्हारा पैसा जाएगा, और तुम बोल रही हो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने बहुत अच्छी तरह से समझाया मुझे। तो फ्रेंड 7 डेज़ के बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के एक दिन पहले मेरे पास डॉक्टरनी आई, और डॉक्टरनी ने आके समझाया कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, और मुझे कुछ नहीं सोचना है। जो जैसा है, जैसे हालत में है, उसी हालत को मुझे इंजॉय करना है। डॉक्टर ने काफ़ी समझाया कि ब्रेन को जीरो में रखो, कुछ सोचो मत। ब्रेन, अगर तुम ऐसे सोचोगी तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम पैरालाइज की तरह हो जाओगी। और उसके बाद तो फ्यूचर क्या है तुम्हारा? पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे नहीं करो। वो काफ़ी मुझे डिस्चार्ज के एक दिन पहले मुझे डॉक्टर ने लिए काफ़ी समझाया कि यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। और उसने मुझे बहुत किया, समझाया। और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे अपने घर ले गया, और वहाँ पे हाँ उन लोगों ने काफ़ी देखभाल किया। तकरीबन मैंने हाँ 1 महीना शायद रही होंगी। रह के मैंने फिर फाइनल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टरनी को मैंने पूछा कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है किसी के यहाँ रहना, मैं अपने घर अकेले रह सकती हूँ? तब डॉक्टर ने बोला हाँ तुम रह सकती हो, बट यू शुड बी बिज़ी। तुम हमेशा बिज़ी रहना पड़ेगा और कुछ नहीं सोचना, और हमेशा अपने ब्रेन को ज़ीरो में रखना। और उसने काफ़ी मेडिसिन दिया था। अप्रॉक्सीमेट मुझे वो मेडिसिन 3,000 रुपये लग जाते थे महीने में। और उसने बोल दिया था कभी सब्सटीट्यूट मेडिसिन का यूज़ मत करना, जो दवा दिए हैं वही करना। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद मैं घर आई। फाइनल चेकअप करवाने के बाद बड़े भाई के घर से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने फाइनल चेकअप किया, और मुझे फिर से उसने बहुत समझाया। समझाने के बाद फिर मैं अपने घर आई। घर आके मैं एज इट इज़ मैं रहने लगी। तकलीफ़ होता था, लेकिन मैं उसको कुछ भी माइंड में नहीं करती थी। मोटा खाती थी, जैसा चल रहा था। फ्रेंड, एक दिन फिर मैंने चेकअप के लिए फिर गई। हाँ, आफ्टर 15 डेज़ उसने बुलाया था। तब मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या मैं आउट ऑफ कैलकटा जा सकती हूँ, ऐसे बाहर स्कूल वगैरह में? तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला हाँ, मेडिसिन तुमको छोड़ना नहीं है, तुम दोबारा कुछ भी कर सकती हो। फ्रेंड, इसके बाद मैंने सोचा अब मैं कलकत्ता में नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाऊँगी। और फ्रेंड, मुझे जॉब भी मिल गया, लेकिन लेट से। वो सोचने के साथ साथ नहीं मिला। मैंने भी सोच लिया ज़िंदगी जितना परेशानी आ रहा है, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब मुझे फिर से जॉब करना है, फिर से नया घर लेना है, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। और फ्रेंड, मैंने एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया अब स्कूलों में। और स्कूलों में एप्लीकेशन डाला, प्लस मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी बोल के रखा कि मुझे कलकत्ता में नहीं रहना है, मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी मुझे कुछ जॉब मिल जाए, लेकिन कलकत्ता से थोड़ा करीब हो तो अच्छा है। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको और बताऊंगी। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा ये। और once again I'm requesting you to please like, subscribe and comment. New viewers and old viewers, please like and comment। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और मैं अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम अभी थोड़ा ठीक हो गया है पहले से। सो फ्रेंड्स, बी बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।